Hello students, welcome to my YouTube channel. तो today we are going to discuss the practice question released by the CBSE. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो CBSE के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका लेवल आप लोग जानते हो, देखे होंगे, तो लेवल थोड़ा सा हाई है, बट यहाँ पे क्या बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बस एग्जाम में भी आप कर सकते हैं। बस तो आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है, चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ये आपका एक क्या बोल सकते हैं कि आपको एक अवेयर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि इस टाइप का, इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा रहता है, तो देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का आपको पता होगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 18 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 21 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 18 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 2 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px passes through the points -5, 0, -40, 8, 0 and 5, -30. Which among the following is a factor of px? ठीक है, एक पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल का ग्राफ जैसा भी हो, पोलिनोमियल का ग्राफ जैसा भी हो, उस पोलिनोमियल का ग्राफ पास करता है इन 4 पॉइंट्स से। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्केच बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हमने एज्यूम किया -5, 0, यहाँ कहीं होगा -5, 0। ओके, नेक्स्ट 0, -40, तो 0, -40 इधर कहीं y एक्सिस की तरफ होगा, नेगेटिव y एक्सिस। 0, -40, 8, 0 इधर कहीं ले लेते हैं, 8, 0, 8, 0। एक रफ स्केच बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहे यहाँ पे। 5, -30 यहाँ कहीं होगा, 5, -30। अब क्वेश्चन क्या बोला कि इसका ग्राफ जो है इन सारे पॉइंट से पास करता है। तो ग्राफ जो होगा, जैसा भी ग्राफ होगा, इन सारे पॉइंट से पास करता है। ओके, नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ px? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है px का। तो इसमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? तो फैक्टर जानने से पहले जीरोस क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ओके, अगर पता है तो बता दीजिए जीरोस क्या होता है। तो जीरोस होता है, ग्राफिकली अगर हम बात करें, ग्राफ से बात करें, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया, कौन कौन से पॉइंट पे कट किया? तो -5, 0। और कहाँ कट किया एक्स एक्सिस को? तो 8, 0 पे। तो 2 पॉइंट पे कट किया, -5, 0, 8, 0। तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। तो x इक्वल टू -5 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, और यहाँ पे कट हो रहा तो x इक्वल टू 8 यहाँ पे हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू -5 जीरोज हो गया, x इक्वल टू 8 जीरोज हो गया। तो अगर -5 को हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं लिखते, हमें मतलब नहीं उससे। 8 को जब इधर शिफ्ट करें तो x - 8 ये एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर x इक्वल टू -5 एक जीरोज है, देन x + 5 विल बी अ फैक्टर। उसी तरह से x इक्वल टू अगर 8 आपका एक जीरोज है, देन x - 8 विल बी अ फैक्टर। ओके, तो हमें px का फैक्टर मिला x + 5 एंड x - 8। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है। तो x + 5 ऑप्शन में नहीं है, x - 8 सेकेंड ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है यहाँ पे, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, समझ गए होंगे। बढ़ते आगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज mx + 4y - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है ny, मतलब y वाला टर्म पहले यहाँ लिखा हुआ है, ny - 12x + 12 = 0। ओके, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ ना। क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, m एंड n के किस वैल्यूज के लिए डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो m और n का क्या वैल्यू रखा जाए कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, इस इक्वेशन में m और n का क्या वैल्यू रखा जाए
कि इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन दे दे जब इसको सॉल्व करें तो। ओके, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता होगा ग्राफ जो होता है को इंसिडेंट होते हैं, मतलब दोनों लाइन क्या होंगे, को इंसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अलजेब्रिकली हम लोग कैसे देखते हैं, तो सपोज डैट मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज अनदर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वेशन लाइक दिस, इस तरह से हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 a2 क्या होता है, तो x का कोएफिशिएंट होता है, b1 b2 क्या होता है, तो y का कोएफिशिएंट होता है, c1 c2 क्या होता है, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए जो इक्वेशन दिया वहां से हम लिखते हैं x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट, तो ये आपका m अपॉन a2, सेकेंड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट, तो देखिए सेकेंड वाला टर्म जो है यहाँ पे, वहां पे x का कोएफिशिएंट है -12। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में भी इस तरह से ऑर्डर चेंज करके दिया रहता है। ओके, तो x का कोएफिशिएंट -12 इक्वल्स टू b1 फर्स्ट इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट 4 और सेकेंड वाले इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट n, देख सकते हैं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट यहाँ पे n। ओके, इक्वल्स टू c1 आपका हो गया -6 अपॉन c1 हो गया कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन से और c2 सेकंड इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म। सॉल्व कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, फिर से एक बार लिख देते हैं इसको हम। सो m अपॉन -12 इक्वल्स टू 4 अपॉन n इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ये एक्सप्रेशन को, ये फ्रैक्शन को इसके इक्वल करें और इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो पहले से तो आपका m का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरे से n का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड को जब हम इक्वल करेंगे तो m अपॉन -12 इक्वल्स टू -1/12। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऑन दैट के, या -12 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो m का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू -12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो -1 इंटू -6, so it will be 6। so we got the value of m equals to 6। ओके, अब क्या करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को इक्वल करते हैं, तो यहां लिख देते हैं। सो 4 अपॉन n इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, तो 4 अपॉन n इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 चलिए -2 लिख देते हैं, तो 4 इंटू -2 इट विल बी -8। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू -8। तो हमें -8 मिला n का वैल्यू और 6 मिला m का वैल्यू। देखते हैं, तो m इक्वल्स टू 6 यहाँ पे है और यहाँ भी है, बट n का वैल्यू हमें -8 मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। तो डी गलत हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ टीचर आस्क 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, ये स्टेटमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है, तो देखिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार इसको एरेज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। हाँ, सो इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो गिवन इक्वेशन इज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है q स्क्वायर -4pr। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर -4ac होता है, तो 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, तो ए के प्लेस पे यहाँ पे p है, तो p और c के प्लेस पे क्या r। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग q स्क्वायर -4pr यह ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। यहां से हमें पता चल गया। ओके, तो जो भी कंडीशन दिया हुआ था क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या मिला? तो इससे पता चला रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट देने को बोला गया था बच्चों से, जैन, विपुल एंड सुमन को बोला गया आप कुछ बताइए नेचर ऑफ द रूट के बारे में। ठीक है, तो जैन का आंसर क्या था? जैन ने कमेंट किया कि रूट्स ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग रूट्स को अल्फा बीटा एज्यूम कर लेते हैं। रूट्स को क्या एज्यूम कर लेते हैं? अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो जैन का आंसर था कि दोनों रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, मतलब अल्फा का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, बीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो कुछ पल के लिए हम लोग मान लेते हैं अल्फा पॉजिटिव ले लेते हैं 5 और बीटा भी पॉजिटिव ले लेते हैं, दैट इज 6। दोनों पॉजिटिव ले लिए। ओके, हमें पता है सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के लिए b यहाँ पे q है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन ए यहाँ पे हो गया आपका p। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है आपका c अपॉन ए। तो c यहाँ पे देखेंगे r और a क्या है? p, तो लिख देते हैं r अपॉन p। करेक्ट है, यहाँ तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स के बारे में देखते हैं। सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो मेरा कंडीशन होता है और यहाँ सेकंड कंडीशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम LHS कैलकुलेट करें सम ऑफ द रूट्स, तो 5 + 6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। ठीक है, अब बात करें RHS का, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग साइन पे फोकस करेंगे, साइन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। ओके, अब इसी का RHS का बात करें तो RHS में हमारा माइनस क्यू अपॉन पी ये है। तो माइनस क्यू अपॉन पी का वैल्यू या इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? तो डिपेंड करेगा क्यू एंड पी पे। तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, जैन तो कुछ नहीं आंसर किया यहाँ पे कि पी का वैल्यू क्या रखना है, क्यू का वैल्यू क्या रखना है। हम खुद से रख के देखते हैं, हमेशा सेम आता है क्या? हमेशा सेम आता है क्या? मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज रखें तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो क्यू के जगह पे हमने रखा मान लीजिए 5 और पी के जगह पे रख दिया 6। तो जब सॉल्व करेंगे तो -5/6 आ जाएगा जो एक नेगेटिव नंबर है। ओके, सही है। अब कोई बोलेंगे 5 ही क्यों रखें, -5 रख लीजिए। चलिए वो भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं -5। तो -5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो RHS जो एक्सप्रेशन है -q/p उसका जो साइन होगा प्लस माइनस वो डिपेंड करता है क्यू एंड पी के वैल्यूज पे। लेकिन यहाँ पे जैन कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, तो क्यू एंड पी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, समझ रहे? तो यहां से ही गलत हो गया, तो ये नहीं चलेगा, मतलब जैन का आंसर यहाँ पे गलत हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, बस इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट विपुल के पास। विपुल का आंसर क्या था? तो ये क्या बोला कि पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे इफ P, Q एंड R आर पॉजिटिव। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, जो हमारा इक्वेशन है ना उसको हम इस तरह से लेते हैं कि P, Q, R पॉजिटिव हो जाए। तो लिख लेते हैं 6x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बस साइन देखेंगे, साइन हम लोग यहाँ पे साइन से ही सारा कुछ कर लेंगे, मतलब वैल्यूज पे फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो P का वैल्यू पॉजिटिव लिया, Q का वैल्यू पॉजिटिव लिया, R का वैल्यू पॉजिटिव लिया, अल्फा बीटा भी पॉजिटिव लेना हमें। तो अल्फा ले लिया 5 पॉजिटिव, बीटा ले लिया 6 पॉजिटिव। ओके, तो चलिए LHS कैलकुलेट करते हैं, मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो 5 + 6 ये आ गया आपका 11, तो ये हो गया पॉजिटिव। वैल्यू पे डिपेंड, वैल्यू पे हम नहीं फोकस करना, हम लोग को साइन देखना बस, प्लस माइनस। ओके, तो 5 + 6 11 आ गया। अब देखिए -q/p निकालते हैं, -q/p निकालते हैं। तो -q मतलब -q हो गया आपका, q के प्लेस पे देखिए, अगर इससे कंपेयर करें इसको
तो क्यू के प्लेस पे लिखा हुआ 9 और आर के प्लेस सॉरी पी के प्लेस पे 6। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे गलत हो गया, यही वाला गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ रहे हैं? चलिए आगे चेक अगर हम करते भी हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब ये कंडीशन गलत हो जा रहा है लेकिन ये कंडीशन सही होगा, तो कंडीशन दोनों जगह सही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो 5 × 6 30 आ जाएगा LHS। RHS का बात करें R/P तो 2/6, तो ये आ गया 1/3। ओके, तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ये तो सेटिस्फाई कर रहा लेकिन ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, विपुल का आंसर भी गलत हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग सुमन। सुमन क्या बोली, सुमन क्या बोली वो देख लेते हैं। हाँ, सुमन क्या बोलती है? सुमन का आंसर था नेगेटिव, मतलब रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो लिख लेते हैं, देखिए -5 और यहाँ लिख लिए -6। ओके, ये P Q एंड R आर पॉजिटिव, तो यहाँ भी ये बोला गया कि P Q R पॉजिटिव है, तो चलिए इसी का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे रूट्स को चेंज कर दिया, दोनों को नेगेटिव ले लिया। ओके, तो निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, तो -5 प्लस -6, तो ये आ जाएगा आपका -11 जो एक नेगेटिव नंबर है। ओके, और इसी का हम अगर RHS कैलकुलेट करें तो -Q तो -9/6, तो ये भी आ गया आपका नेगेटिव। चलिए यहाँ तो सही हो गया, पहला कंडीशन जो होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -B/A, ये सेटिस्फाई किया। सेकंड चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो -5 × -6 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 30 + 30, ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया। ओके, अब इसी का RHS निकालता है, RHS तो RHS में R/P तो R/2 और P आपका क्या हो गया 6, तो ये भी आ गया पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हुआ, सेकंड कंडीशन में फुलफिल हो गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, साइन का बात करें, वैल्यूज नहीं बात करें हम लोग भी, तो सम ऑफ रूट्स निकाले तो नेगेटिव आया, इसी का RHS जब कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो पॉजिटिव आ गया, और इसी का जब RHS कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव आ गया। तो सुमन का आंसर यहाँ पे क्या था, सही था, सुमन का स्टेटमेंट सही था। तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन विपुल, जैन गलत, विपुल गलत, सुमन, हाँ सुमन सही आंसर की थी। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट O -4,3, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। ओके, जिसका सेंटर दिया हुआ है O और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -4,3। द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे पढ़ते इसमें, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ आउटर सर्कल इज 1:9। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल के लिए हम यूज करते हैं AI, एरिया ऑफ आउटर सर्कल के लिए यूज करते हैं AO। ठीक है, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव यहां दिया हुआ हो सके, इसी टाइप का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको सब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है, तो इसलिए बनाते कैसे वो भी हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल के सामने फॉर्मूला लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं जो जो कंडीशन दिया वो लिख लेते हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ आउटर सर्कल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ 1:9, 1/9। एरिया ऑफ इनर सर्कल को लिख सकते हैं πr, और इनर सर्कल का रेडियस के लिए हम यूज कर देते हैं I, RI स्क्वायर, πr²। आउटर सर्कल के लिए रेडियस यूज करते हैं RO, तो πRO स्क्वायर इक्वल्स टू 1:9। ओके, पाई कट कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा RI/RO होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। अब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा RI/RO इक्वल्स टू 1/9 इसका स्क्वायर रूट। ओके, चलिए यहां से हो जाएगा RI/RO इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमें, तो हमें मिल गया यहाँ पे, हाँ, रेडियस ऑफ इनर सर्कल 1 ऐसे है नहीं, मतलब अगर हम लिखना चाहें इसको अच्छे से तो RI आपका क्या एक्चुअली में x है, और RO क्या 3x है। ठीक है, बट
कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो इसलिए हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे। देखिए RO क्या है, RO मतलब रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, RI रेडियस ऑफ इनर सर्कल। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल का मतलब क्या, O से लेकर A तक, और ये आपका 1 है। और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल तो ये हो जाएगा O से B तक, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है। तो OA आपका 3 है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी OA आपका 1 है यहाँ से यहाँ तक, और O से लेकर B तक 3 है। तो अगर पूछे आपसे कि OB कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 2। ओके, तो OB हो जाएगा आपका 2। समझ रहे हैं? चलिए तो अब देखते हैं ये जो आपका लाइन यहाँ पे बन रहा है OB, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन को फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके ऐसे, तो यहाँ पे पॉइंट O है, फिर यहाँ पे आपका पॉइंट A आ गया, फिर उसके बाद पॉइंट B आ गया। पॉइंट O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4,3। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 3,5, विच आर द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। A का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो B का कोऑर्डिनेट पता, वो लिख लेते हैं 3,5। ओके, नाउ OA हम जब रेशियो निकाले थे तो ये आ गया था 1 और AB ये हो गया था आपका 2। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया यहाँ पे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया सिंस पॉइंट O नहीं A डिवाइड्स OB in the ratio 1:2। तो पॉइंट A जो है OB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला यूज कर देते हैं। सेक्शन फार्मूला, तो A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला अगर हम यूज करें तो देखिए इधर का रेशियो और इधर का x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3 तो 3 हो गया, फिर प्लस करेंगे। ओके प्लस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इधर का रेशियो इधर का y को x कोऑर्डिनेट, तो 2 × -4 तो -8 हो गया। -8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, तो 1 + 2 3। नाउ इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 1 × 5 5 हो गया, प्लस इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 6 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज 1 + 2 3। ओके, अगर आप सॉल्व करें इसे तो 3 - 8 -5 अपॉन 3 और 5 + 6 11, तो 11/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A मिल गया हमें -5/3 11/3। तो देख लेते हैं -5/3 11/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन B। तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ ए 7 मीटर वाइड रोड। सोनाली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोनाली यहाँ पे खड़ी है। ओके, सोनाली रोड के एक साइड में खड़ी है और रोड का विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। तो अगर यहाँ पे देखिए 7 मीटर है, ये दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, शोन बिलो जैसा कि नीचे दिखाया गया है। सी वांट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस D बिटवीन 2 लाइट पोल्स। यहाँ पे 2 लाइट पोल है, देखिए पोल 1 और पोल 2, यहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस है D। तो ये डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। जिधर सोनाली खड़ी है उसके दूसरे साइड में 2 पोल है, उसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहती है, लेकिन एस्टिमेट करना चाहते हैं अप्रोक्स वैल्यू क्या हो सकता है, लेकिन वो रोड को क्रॉस नहीं करना चाहती, यहीं से वो कैलकुलेट करना चाहती है। ओके, तो हमें करना क्या है, तो D का वैल्यू निकालना है। D का वैल्यू निकालना है, तो देखिए अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं, पहले हम सोनाली जहाँ भी खड़ी है उसके लिए S लिख दिए और यहाँ पे लिख देते हैं P नहीं यूज करते, P पहले यूज किया गया यहाँ पे, तो लिख देते हैं A B और ये लिख देते हैं C और यहाँ लिख देते हैं Q। ओके, तो देखिए ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ASB, ये ट्राइंगल, और ये बड़ा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन दोनों ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए सिंस ट्राइंगल SAB सिमिलर, सॉरी SAB
एस ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल एस सी क्यू, एस सी क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हमें पता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे एस ए, एस ए। तो अगर हम लेते हैं यहाँ से एस ए तो यहाँ से लेना पड़ेगा एस सी, एस सी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से लेते हैं क्या, ए बी, छोटे ट्राइंगल का लेते हैं ए बी, ए बी, ए बी। तो बड़े ट्राइंगल में लेना पड़ेगा सी क्यू, सी क्यू। और एक और जो साइड आपका बच गया एस बी, एस बी अपॉन, तो यहां से लेना पड़ेगा एस क्यू। अब जो वैल्यूज हमें पता है रख देते हैं यहाँ पे। तो एस ए देख सकते हैं एस ए यहाँ पे है, तो ये दिया हुआ स्मॉल पी, रख देते हैं यहाँ पे स्मॉल पी अपॉन एस सी ये पूरा। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक पी है आपका, पी स्मॉल पी, और इसके ऊपर ये हो गया 7, तो पूरा हो जाएगा p प्लस 7। तो नीचे लिख देते हैं p प्लस 7 इक्वल्स टू ए बी, ए बी, ए बी, यहाँ पे ए बी, तो ये है स्मॉल आर अपॉन सी क्यू कैपिटल डी। तो मेरा यहीं से काम हो जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और ये पता भी नहीं है हमें। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा p इंटू डी, लिख देते हैं d इंटू पी इक्वल्स टू r इंटू पी प्लस 7। ओके, अब p को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो d विल बी r इंटू पी प्लस 7 अपॉन p। तो ये हो गया आपका कैपिटल D का वैल्यू। तो r इंटू पी प्लस 7 अपॉन p, देख लेते कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे shown below are the triangles such that length of two sides of each is known। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया जिसमें साइड का लेंथ हमें पता है, साइड का लेंथ पता है। ओके, along with the given information, इस इंफॉर्मेशन के साथ which of the following sufficient to conclude whether KLM सॉरी एक फोन आ गया था। हाँ, तो along with the given information which of these is sufficient to conclude whether KLM is similar to triangle PQR। पहले इसको साइलेंट करते हैं। चलिए, तो along with the given information which of these is sufficient to conclude whether triangle KLM, ठीक है, ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के साथ, मतलब जो भी साइड्स दिया हो उसके अलावा और भी क्या कंडीशन यूज किया जाए इन दोनों में से, ठीक है, कि आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। तो पहले जो भी कंडीशन दिया उसका यूज करते हैं। तो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सॉल्यूशन, ओके, तो देखिए KL और PQ का रेशियो निकालते हैं। तो KL अपॉन PQ इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, दैट इज 1/2। देखिए KL का वैल्यू यहाँ पे 4 है और PQ का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालते इस साइड का रेशियो, ये वाला साइड का रेशियो, तो यहाँ पे हो जाएगा ML अपॉन RQ इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। ML आपका 3 है और RQ 6, सो ये भी आपका हो जाएगा 1/2। तो दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं KL अपॉन PQ, ये भी क्या आ रहा आपका 1/2 आ रहा, और ML अपॉन RQ ये भी 1/2 आ रहा। तो लिखते हैं KL बाई PQ इक्वल्स टू ML अपॉन RQ, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास एक कंडीशन पहले से मिला, पहले से मेरे पास ये कंडीशन है। इसके साथ और भी क्या कंडीशन यूज किया जाए इन दोनों में से कि आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, तो एक बार हम लिख लेते हैं, एक बार हम इसको लिख लेते हैं। ओके,
तो एक बार लिखे इसको इस कंडीशन के लिए, फिर दूसरे कंडीशन के लिए फिर से इस बार इसको हम लिख देते हैं एक बार। क्या है, के एल बाई पी क्यू इक्वल्स टू एम एल बाई आर क्यू। यहाँ पे लिखते हैं फिर से एक बार, के एल बाई पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन आर क्यू। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ और क्या मिला हम लोग को, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है के एल एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। तो एंगल के एल एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, मतलब इस कंडीशन के साथ ये चीज आ गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी दो साइड आप यूज किए, एक ट्राइंगल का जो भी दो साइड यूज किया है, देखिए हमने क्या किया, जब रेशियो निकाला तो हमने लिया के एल, देखिए ये के एल यूज किया और एम एल यूज किया इस ट्राइंगल का। तो के एल और एम एल के बीच का एंगल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इसका नाम क्या है, के एल एम। दूसरे ट्राइंगल का बात करें तो हम यहाँ पे यूज किया पी क्यू एंड आर क्यू। तो पी क्यू एंड आर क्यू, तो इसके बीच का एंगल क्या आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है। मतलब जो भी साइड हमने यूज किया उसके बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल मिल गया। तो मतलब इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हुआ और साथ साथ इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। इस कंडीशन का अगर यूज करें तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। सही है। सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन ये तो हमें पहले से पता था। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, रेशियो ऑफ के एम और पी आर। तो रेशियो ऑफ के एम और पी आर हमें मिल जाए और इसके इक्वल हो जाए, मतलब के एम अपॉन पी आर। ठीक है। तो ये रेशियो के साथ साथ ये रेशियो भी अगर इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं तीनों का तीनों साइड एक दूसरे के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को अगर हम यूज करें तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। किस कंडीशन से, तो साइड 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 कंडीशन से। तो मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इस कंडीशन का यूज करें इसके अलावे इसके साथ साथ तो भी सिमिलर हो जाएगा, और इस कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन यूज करें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, सी इधर वन और टू। तो वन का यूज करें, फर्स्ट कंडीशन का यूज करें तो भी सिमिलर हो जाएगा, सेकंड कंडीशन का यूज करें तो भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे सर्कल का एक सेक्टर दिया हुआ है। तो सर्कल का अगर सेक्टर होगा तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल का एक सेक्टर है, ये वाला। ओके, तो अगर ये सर्कल का सेक्टर है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, क्योंकि अगर हम सर्कल को पूरा करें ऐसे ऐसे सर्कल को पूरा कर दे, एक रफली इसको पूरा कर दे, ठीक है ना, तो ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखेंगे सिंस तो क्लीन कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लिखेंगे सिंस पी आर क्यू ई पी, पी आर क्यू ई पी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये गिवन है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पी आर, ये हो गया पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और रेडियस ऑफ द सेम सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला सारा लेंथ किसे मेजर किया है, ऑल लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर। तो ये यूनिट लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब बोल सकते हैं पी आर एंड पी क्यू का वैल्यू मिल गया 6 सेंटीमीटर। सही है। चलिए अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिए और इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो कुछ नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग। ए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ओ ए 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ बी ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सही है। तो इसी डायग्राम को हम फिर से यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं, इसी डायग्राम को हम यहाँ से रीड्रॉ करते हैं। ओके, इसी डायग्राम को यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं। चलिए, तो इसका नाम है यहाँ पे, इसका नाम लिखा गया है पी। पी, ये पी या दो ओ दोनों मार्क जीरो है ना, ये इसका सॉरी इसका नाम लिखा गया है पी, नॉट ओ। ओ यहाँ पे नहीं है बल्कि ये जीरो लिखा गया है। ओके, जीरो है वो, तो पी और यहाँ पे आपका हो गया बी और इधर कहीं यहाँ से परपेंडिकुलर था ये, तो ये हो गया आपका ए। ओके, और यहाँ पे हो गया ई और ये था क्यू। ओके, तो हमें निकालना है पी का लेंथ। तो अब ध्यान से देखें, तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल पी ए ई, ट्राइंगल पी ए ई एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये एंगल कॉमन हो गया और ये 90-90, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस ट्राइंगल पी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं, जो हमें निकालना वो देख लेते हैं। तो पीई हमें चाहिए, पीई तो पहले वही लिख देते हैं पीई। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं पीई तो यहाँ से लेना पड़ेगा पी क्यू। अब देखिए ये हो गया, जो जरूरत है हम वही यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बार यहाँ पे सारा मार्क कर देते हैं जो जो हमें पता है। तो पी क्यू, देखिए पी क्यू का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पी ए ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे है पी बी तो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। सही है, तो पी ए 3 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से लिखे हम पी ए, ऊपर में छोटे ट्राइंगल का हम सारे पार्ट्स को लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा पी बी, और थर्ड वाले साइड का जरूरत नहीं, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ए ई अपॉन बी क्यू, यहाँ से ए ई तो यहाँ से बी क्यू। ओके, चलिए पी तो हमें निकालना है, पी तो हमें फाइंड करना है। पी क्यू ये है 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पी ए 3 सेंटीमीटर, पी ए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और पी बी पूरा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 6 को उस तरफ ले जाते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 9/2 और वी कैन राइट 4.5 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ PE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4.5 ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to the circle using these 2 points। तो एक सर्कल खींचा गया, देखिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं और इसके बाहर 2 पॉइंट लिया गया है, 2 पॉइंट लिया गया है, इस तरह से लिया गया है कि आप वहां से केवल और केवल 3 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए लेके देखते हैं क्या क्या होगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ उसके बेसिस पे इसमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट ये पॉइंट बी, ऐसा ले लिया। और यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने का कोशिश करें ए से, तो ऐसे 2 टेंजेंट बना सकते हैं, और यहाँ से पॉइंट बी से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से भी 2 टेंजेंट बना सकते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना दिया टेंजेंट। तो अगर ऐसे पॉइंट अगर हम लेते हैं तो कितने टेंजेंट हो गया, 1 2 3 4, 4 टेंजेंट हमने बनाया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है
कि पॉइंट इस तरह से लेना है कि तीन ही टेंजेंट बने। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ए और यहाँ से हमने एक टेंजेंट बनाया, इसी टेंजेंट को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं या फिर इधर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया बी, पॉइंट बी यहाँ भी ले सकते थे। तो ए से देखिए, अगर ए से मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि दोनों पॉइंट एक ही लाइन के अलोंग हमने ले लिया, एक ही लाइन के अलोंग ले लिया। तो अगर ए से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक तो हो जाएगा ये ए और पी, और दूसरा टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है, ए क्यू। और अगर पॉइंट बी से हम टेंजेंट बनाना चाहें तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक टेंजेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही खुद हो जाएगा टेंजेंट एक, ये वाला टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट होगा ऐसे बी क्यू। तो कितने टेंजेंट बने, तो देखिए 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे 3 टेंजेंट हमने बनाया, तो ये कंडीशन सही हो सकता है। अब कंडीशन को कैसे यहाँ पे इंटरप्रेट किया वो देख लेते हैं। ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहां से भी देखें तो टेंजेंट, तीनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं है। यहां से भी देखें तो तीनों टेंजेंट का, सारे टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं है, तो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे हमसे बोला था 3 टेंजेंट बनाना, तो यहाँ पे तीनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं है, देखने से ही लग रहा। बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, हाँ, एक ही टेंजेंट पे देखिए, अगर बी से पी, बीपी एक टेंजेंट है ना, तो इसी टेंजेंट पे दोनों पॉइंट लाई करता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यही कंडीशन हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द टेंजेंट्स एंड द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल। तो टेंजेंट्स एंड सर्कल में 2 कॉमन पॉइंट है, नहीं वो भी नहीं है। सच ए सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल विथ 2 पॉइंट्स, देयर विल बी 4 टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो ये तो पॉसिबल है, हम लोग बनाए यहाँ पे, तो ये कंडीशन सही हो गया कि दोनों पॉइंट एक ही टेंजेंट पे लाई करेगा, तो वहां से आप 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, shown below is a circle with 3 tangents k q। तो एक यहाँ फिगर दिया, उसमें 3 टेंजेंट है। एक टेंजेंट का नाम लिखा है यहाँ पे, एक टेंजेंट का नाम है के क्यू, दूसरे टेंजेंट का नाम यहाँ पे लिखा गया है के पी दूसरा टेंजेंट है, और तीसरा टेंजेंट है एल एम, ये एल एम, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन, और इसका कुछ लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या क्या है, क्यू एल 2 सेंटीमीटर, ओके, के एल 6 सेंटीमीटर, KL 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 6 सेंटीमीटर है। QL तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला PM, तो PM आपका हाफ ऑफ KL, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ KL मतलब 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने निकाला यहाँ पे PM का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए, हमें पता है सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, ओके। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ इक्वल होता है, ओके। तो देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग 4 पॉइंट K, ये जो हमारा पॉइंट K है उसके लिए, तो पॉइंट K के लिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका KQ बराबर KP, तो यहाँ से हो जाएगा KP इक्वल्स टू KQ। तो K से Q तक का बात करें, देख लिया यहाँ पे हो जाएगा 6 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो KP का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो हमें मिला KP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सही है।
चलिए आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए के क्यू, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ये था आपका 6 गिवन था, ये था 2 सेंटीमीटर, और हमें मिला के पी, ये भी 8 सेंटीमीटर मिल गया। ओके सही है। पीएम का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। पीएम का वैल्यू ये आया था 3 सेंटीमीटर, पीएम का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हम लोग पहले से यहाँ निकाल चुके हैं। ओके, तो जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से हम सिमिलरली आगे बढ़े तो पॉइंट एल के लिए भी ऐसा ही लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट एल के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो ये जो लेंथ होगा क्यू एल इक्वल्स टू एल एन, तो यहां से लिख सकते हैं क्यू एल इक्वल्स टू एल एन। तो क्यू एल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए 2, तो ये भी हो जाएगा 2 एल एन, तो ये हो जाएगा एल एन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली देखिए 4.4 यहां से लिख देते हैं, यहां से, तो 4 पॉइंट एम के लिए, तो पॉइंट एम के लिए क्या लिखेंगे, एम एन इक्वल्स टू, देखिए एम एन, यहाँ पे एम एन इक्वल्स टू पी एम, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट, उसका लेंथ इक्वल होता है, तो एम एन इक्वल्स टू पी एम, तो एम एन इक्वल्स टू पी एम। अब पी एम का वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें एल एम, पूरा एल एम, हाँ, तो बात करें एल एम, ठीक है ना, लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे थोड़ा अलग दिखे इसलिए एल एम, तो ये हो जाएगा एल एन प्लस एम एन, तो एल एन हमने निकाला था 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो एल एम हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं के एम, तो लिखते हैं यहाँ पे के एम। ये ऐसे लिख करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे लिख करके बता रहे हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 8-3 5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एम एन, सॉरी एम के या के एम, तो के एम क्या हो जाएगा, तो के एम हो जाएगा के पी माइनस पी एम, तो के पी आपका 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सही है, तो के एम हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ट्राइंगल को हम यहाँ से फिर से बनाते हैं। देखिए इसी ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, तो के एम हमें मिला था 5 सेंटीमीटर, एल एम ये भी मिल गया था हमें 5 सेंटीमीटर, और यह एंगल गिवन था, यह एंगल दिया हुआ था 50 डिग्री, यह एंगल था 50 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या था हमें, तो निकालना था एल एम के, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल हमें निकालना था। सही है, तो ये एंगल हमें चाहिए। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, इसी ट्राइंगल को देखें, तो लिखेंगे सिंस ट्राइंगल एम एल के इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइड आपका एम एल इक्वल्स टू के एम है, ठीक है ना, ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एल एम इक्वल्स टू एम के, ये दोनों इक्वल है। तो किसी भी ट्राइंगल में जब 2 साइड इक्वल होता है, उसके सामने वाला एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एल एम के सामने वाला, एल एम जो है एल एम, इसके सामने वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ये वाला, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा 50 डिग्री, एंगल के। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल के एम, एंगल एल के एम इक्वल्स टू एम के सामने वाला एंगल, ये एम के, इसके सामने वाला एंगल, ये एंगल हो गया। तो क्या लिखते हैं के एल एम, एंगल के एल एम। सही है, ठीक है। तो एल के एम अगर 50 डिग्री है, तो के एल एम ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। सही है, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, ये एंगल कैलकुलेट किया 50 डिग्री, ठीक है। हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो लिख देते हैं, अब शॉर्ट में लिख देते हैं, एंगल जो हमें निकालना है उसका पूरा नाम लिख देते हैं एल एम के। तो एंगल एल
एम के प्लस एंगल एल प्लस एंगल के इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एल एम के हमें निकालना है, एल एम के निकालना है। अब बाकी का वैल्यूज दिया हुआ, ये 50 ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो जो एंगल हमें चाहिए था उसका वैल्यू आ गया 80 डिग्री। सही है, देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 80 डिग्री ऑप्शन सी, तो 9th का हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इन द फिगर शोन बिलो, इन द फिगर शोन बिलो लाइंस ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल। देखिए लाइंस ए बी यहाँ पे और लाइंस पी क्यू, ये एक दूसरे के क्या पैरेलल दिया हुआ है। ओके, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है। ओके, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो इसमें से ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वैल्यू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कॉस थीटा के लिए, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कौन सा इसमें होगा, सिंपली ये बोला जा रहा है आपसे कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, और ये ट्राइंगल, ये जो एंगल होगा अगर ये 90 डिग्री है और ये पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर बड़ा सा वाला ट्राइंगल है, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल है, यहाँ से बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखिए ओ पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो अगर हम यूज करें कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन ए, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा के लिए, थीटा के सामने, हाँ थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है, और थीटा के जस्ट बगल वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस को छोड़ करके ये होता है B। तो ये हो गया आपका B। तो लिख देते हैं यहाँ पे Z अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो देख सकते हैं B प्लस वाई, तो ये हो जाएगा B प्लस वाई। तो Z अपॉन B प्लस वाई, ये हुआ कॉस थीटा। ठीक है, क्या ऑप्शन है क्या ऐसा कोई Z अपॉन B प्लस वाई, कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या करें फिर, तो ये छोटे ट्राइंगल में, ये जो हमारा छोटा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल OAB, इसमें कॉस थीटा यूज कर देते हैं। क्यों, कैसे कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो छोटे ट्राइंगल में यूज करते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल OAB, राइट ट्राइंगल OAB में अगेन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए बेस ये वाला हो जाएगा AB, तो एक बार नाम ही लिख देते हैं AB अपॉन हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड OA। ठीक है, हमने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB आपका C है, यहाँ पे C, OA, तो ये हो जाएगा आपका B, मिला में कॉस थीटा। सही है, तो ये भी कॉस थीटा है और ये भी आपका कॉस थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ऑप्शन क्या था हमारा, C अपॉन B, तो ये तो डायरेक्टली मिल गया C अपॉन B, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C अपॉन B, तो डायरेक्टली मिल गया था यहाँ पे, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा हमें ना, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं,